तो इतनी जो मैंने मेहनत की, मैंने इसको प्लीज़ कट कर दीजिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आज झंपाट लौंडा की टीम के साथ मौजूद है एक बहुत ही मशहूर कथक नृत्यांगना जिनका नाम है डॉक्टर पूजा चौधरी जी। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कथक कहाँ से सीखा? मेरी शुरुआत तो मैं बहुत छोटी थी, 7th क्लास में थी। मैं बात करूँ तो मैं डांस करती थी सिर्फ, ओके। है ना, जैसे जनरली होता है अमूमन घर में छोटे बच्चे हैं डांस करना शुरू कर देते हैं म्यूज़िक प्ले करके, तो मैं बिल्कुल वैसे ही करती थी। टीवी पे कोई भी सॉन्ग चल रहा है बस उसको कॉपी करना और डांस करना शुरू कर देना, ये होता था। स्कूल गई तो लोगों ने पूछा, अरे ये मतलब फ्रेंड्स के बीच में जैसे होता है कि ये अभी ऋतिका गाना है, तुमको आता है? मैंने करके दिखाया तो सब खुश हो जाते थे। तो उसे लगता है अच्छा चलो मैं डांस कर सकती हूँ, अच्छा मैं डांस कर लेती हूँ, वाह। तो खुद को ही लगता था। फिर धीरे धीरे फिर लोगों ने घर में सजेस्ट किया कि देखिए ये डांस अच्छा कर लेती है, इनको सिखाएंगे तो आपकी बेटी कुछ अच्छा करेगी। इतना तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगी। तो फिर मेरा एडमिशन संगीत समिति साउथ मलाका में हुआ, जहाँ पर प्रयाग संगीत समिति। हाँ, प्रयाग संगीत समिति, जहाँ पे बृजमोहन भट्ट सर से मेरी शुरुआत हुई। सर के ही नेतृत्व में मैंने सीखना शुरू किया। फिर यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज जी के जो शिष्य हैं मेरी गुरु सुश्री उर्मिला शर्मा मैम, फिर उनके नेतृत्व में मैंने लगभग 10 से 12 साल सीखा। और अभी भी जब भी मैं जाती तो कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता उनके अंडर में। और फिर ऐसे ही करते करते मैंने जो है फिर BHU में एडमिशन लिया और वहाँ पर मैंने कथक से MA किया और कथक से PhD भी किया। क्या बात है। तो जब मैं रिसर्च कर रही थी उस समय मुझे नहीं इस बात की तो बिल्कुल भी आशा उम्मीद जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि शायद इलाहाबाद में किसी ने नहीं किया होगा। और जब मैं आई तो मुझे पता चला कि अच्छा किसी ने रिसर्च किया ही नहीं है। तो मतलब आप इलाहाबाद से पहली महिला थी जिन्होंने कथक पे PhD किया। ओके। और सचिन जी, मैंने बहुत ही कम समय में अपना रिसर्च सबमिट कर दिया है। आई वॉज 26 ईयर ओल्ड व्हेन आई हैव सबमिटेड माई रिसर्च। क्या बात है। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक होता है ना, डेस्टिनी बनती चली जाती है। हाँ, जब मैं छोटी थी तो मुझसे बहुत लोग बोलते थे कि डांस सीख के तुम क्या करोगी, क्या इसमें तुम्हारा फील्ड है, या मतलब इसमें क्या फ्यूचर है। तो बस दिल से एक आवाज़ आती थी कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूँगी मुझे सिर्फ डांस करना है। कोई बात नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें जवाब मिल जाएगा कि क्या होने वाला था। जी, और जी। अच्छा, प्रयागराज में कैसा माहौल है कथक का? लोग सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, या मैक्सिमम लोग आते हैं, क्या है? नहीं सीखना चाहते हैं। इवन मैं जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो मेरे पास ना छोटे बच्चों का ग्रुप भी है जो बहुत प्रॉपर वे में कथक सीख रहे हैं मुझसे। मतलब ये भी नहीं होता कि कभी गाने पे आप सिखा दीजिए, नहीं। वो मैं जो तत्कार करवाती हूँ, अगर मैंने वीक में 3 डेज अगर मैं क्लासेस ले रही हूँ तो वो 3 डेज तत्कार अगर मैंने करवाओ तो वो प्रॉपर करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। हाँ। आपने किस घराने को मतलब चुना? आप किस घराने से हैं? जी, मैंने जब कथक सीखना शुरू किया था तब तो ऐसी जानकारी नहीं थी कि कथक के घराने हैं या किस घराने को बिलोंग करती हो। लेकिन जब धीरे धीरे जाना शुरू किया तो मेरे गुरुजी ने बताया कि बेटा हम लोग लखनऊ घराने को सिखाते हैं और आप उसी को फॉलो कर रहे हो। तो बेसिकली मैं लखनऊ घराने से ही हूँ और लखनऊ घराने की बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा किया। और हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जयपुर घराने की, बनारस की चीज़ों को जानते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में जो करने का एक ढंग है, जो तरीका हम लोगों ने लिया है, वो लखनऊ घराने। तो क्या हर घराने में जो विधियाँ सिखाई जाती हैं वो अलग अलग होती हैं? देखिए, अगर इसको वर्तमान समय में आप देखोगे ना तो आप किसी को ये नहीं कह पाओगे कि ये फलाना आर्टिस्ट लखनऊ घराने का नृत्य कर रहा है या वो जयपुर का कर रहा है। अभी सब मिक्स हो गया है। लेकिन डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यही है कि लखनऊ में जैसे कि नवाबों का शहर, नज़ाकत वाली बात है,
तो मूवमेंट को हम वैसे ही लेते हैं, एक बड़ी सुंदरता होती है मूवमेंट में। वाह। और जयपुर घराने की बात करें तो उसमें क्या है कि तेजी है, जैसे कि राजा महाराजा थे, और ये हिस्ट्री में भी है कि जब भी वो युद्ध पे भी जाते थे ना, तो वो हमेशा नृत्य संगीत की मंडली एक लेके चलते थे। उसका कारण ये था कि जब वो कभी जैसे थक जाए शाम के टाइम पे, तो वो जो भक्तिमय एक माहौल होता था, और तो उसको वो डेवलप करते थे, मतलब राजा लोगों के मन में भी कि आप हारेंगे नहीं, आप जीत के आएंगे, मतलब इस तरह से वो संगीत गीत चलता था, तो उससे उनका जो है मनोबल बढ़ता था। जनरली लोगों के लिए मुश्किल होगा ये बताना स्टेज पे परफॉर्मेंस देख के या किसी भी परफॉर्मेंस को देख के कि वो किस घराने को बिलोंग करता है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे कि कुछ घराने की बंदिशें होती हैं अलग अलग, है ना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टेक्निकल पार्ट आ जाता है। तो वो अगर हम मान लीजिए मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और मैंने अगर बोला कि जयपुर घराने की बंदिश है, धाते टे धाते टे धा धाते टिक धाते टिक धाते टे धाते टे धागा दिगन धुन धुन नागा नागा तू नाग नग धागे न तागे न गिन नड़ा धा दिन ता कृतक देता कता गे गे धा गे गे धा गे गे धा कता गे गे धा 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 गे गे धा। तो ये जयपुर घराने की बंदिश हो जाती है। तबला और पखावज के बोलों को मेनली वो लोग प्रेजेंट करते हैं, तो तेजी होती है। ये चीज़ है। हाँ, तो मतलब आपने जितने अच्छे तरीके से समझाया जी। लेकिन समझ में मुझे बिल्कुल नहीं आया। अभी का जो यूथ है वो वेस्टर्न डांसेस को फॉलो कर रहा है ज़्यादा, तो क्या अभी भी लोग क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं? देखिए मुझे तो लगता है कि सीखना चाहते हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि संख्या शायद कम हो। पहले के कथक में और अभी के कथक में क्या बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत आया है, क्योंकि पहले क्या है कि अंगों का रख रखाव फर्क होता था। अभी कुछ लोगों का डांस आप देखेंगे थोड़ा सा टेक्निकल और मशीनी होता जा रहा है, जस्ट लाइक अ रोबोटिक। क्योंकि हम रोबोटिक नहीं कर सकते हैं, ये हमारी क्लासिकल विधाएं हैं और ये शास्त्रीय नृत्य है ना। हमें बहुत मतलब मुझे लगता है गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं और सभी में हम भावों को दिखाते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, जो कि विश्व के किसी भी कंट्री में नहीं किया जाता। मतलब आप इसको सर्च भी कर सकते हो, या जो भी मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जापानीज डांस है, मूवमेंट्स हैं, चाइनीज़ है, मूवमेंट्स हैं, किसी भी कंट्री में आप चले जाओ। लेकिन जो इंडियन क्लासिकल डांस है ना, वहाँ भावों की बात है। हम यहाँ पे जैसे कि कथक में गद भाव दिखाते हैं, उसमें छोटी छोटी स्टोरी होती है, माखन चोरी। कृष्ण माखन चुराते हैं और उनको माखन चुराते हुए अगर यशोदा देख लेती हैं तो कैसे उन्हें पकड़ के डांटती हैं, है ना, और कृष्ण कैसे माखन चुरा के खा रहे हैं और अपने सखाओं को भी खिला रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि वो खुद के लिए नहीं चुराते थे, उनके घर में तो था ही, वो हमेशा अपने सखाओं के लिए चुराया करते थे और उनको ये चुरा के खिलाने में मज़ा आता था, इसलिए वो ये क्या बोलूँ मैं, ये प्रक्रिया थी वो बार बार करते थे। तो क्लासिकल के 8 मतलब विधाएं हैं आपने बताया जी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा टफ कौन सा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए टफ की बात तो ऐसा है कि सभी विधाएं अपनी जगह पे बहुत सुंदर हैं। क्या भरतनाट्यम है, आप मणिपुरी चले जाइए, मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है बहुत खूबसूरत है, उसकी वेशभूषा देखिए, वेशभूषा देख के ही मन में बहुत अच्छा लगता है। फिर क्योंकि मैंने सामने से भी देखा है और अद्भुत नृत्य होता है। कथकली है, कथकली इट्सेल्फ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसके जो हेडगियर्स होते हैं, मतलब ये मुकुट वगैरह है ना, और उसकी जो वेशभूषा होती है दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट। आप उसको कैरी करके डांस करना सोच नहीं सकते हैं। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि जो भी विधाएं हैं, और कथक में टफेस्ट बात यह है कि कथक में जो घुंघरुओं का प्रयोग है, मैं खुद भी 150 घुंघरू पहनती हूँ। अरे बाप रे। तो वो जो ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है कथक का। तो मतलब कथक बेसिकली कहें तो सबसे ज़्यादा टफ होता है? हाँ नहीं, टफ तो सभी अपनी जगह पे है और सुंदर भी सभी अपनी जगह पे है, लेकिन यही है कि हम कोई भी विधा सीखते हैं तो उसको बहुत लगन से सीखें, और टफेस्ट तो मुझे लगता है सभी है, लेकिन जब आप सीखना शुरू करते हो तो वो इजी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इजी बता दीजिए। इजी तो कोई नहीं है। ओके। हाँ, जब डांसर्स भी डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो उन्हें डांस की ज़रूरत बस पड़ती है, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। तो ये ऐसा कभी आपके साथ हुआ है?
कि जब आप बहुत सैड हुई हो और आपने फिर डांस किया एकदम जम के और उसके बाद फिर ओवरकम लगा? हुआ है, कई बार हुआ है, एक दो बार नहीं, मतलब अक्सर हुआ है। लेकिन मैंने उस समय ये फील किया कि व्यक्ति क्या है ना, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि आप जितना आप खुद को जानते हो उतना आपको दूसरा नहीं जान सकता। ये मैंने खुद में महसूस किया। और कभी चीज़ें होती मैं बहुत हताश भी हो जाती हूँ, ऐसा हुआ है कई बार। फिर मैं खुद को बूस्ट करती हूँ अपनी पिछली चीज़ों को याद करके कि क्यों हताश हो रही हो, तुमने तो देखो ये भी किया है, तुम्हारे साथ वाले भी क्या कर रहे हैं। मतलब मैं अपने आप को, मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने ये कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी मंशा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं खुद को मतलब समझाने के लिए फिर क्या है, कोई भी ऐसा म्यूज़िक जिसमें मैं बहुत अच्छा करती हूँ, जिसमें मुझे लगता है, मुझे खुद को देख के लगता है कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छा करती हूँ। मेरी स्पेशलिटी ये है कि जैसे डांस करते करते अलग अलग मूवमेंट देते हैं, लास्ट में सम आता है, ये तो ये मेरी स्पेशलिटी है। मुझे हर बार में कुछ चेंज चाहिए। हाँ, इसी वजह से मेरे जूनियर्स, मेरे गुरु बहुत मुझे प्रोत्साहित करती हैं कि तुम्हारा ये थॉट बड़ा अच्छा जाता है और तुम कहीं कहीं से कुछ अलग सोच के आती हो। बिल्कुल क्रिएटिविटी दिखती है। हाँ, तो मुझे ये है कभी पीछे मुड़ के ये सम कर देना, ये करना और ये करना, मतलब कुछ अलग सिमिलैरिटीज़ नहीं चाहिए मुझे। मेरा क्या है कि मैं दोनों पैर जब चलाती हूँ तो मेरे दोनों पैर से साउंड इक्वली आता है। क्या बात है। तो अभी क्या स्टूडेंट्स भी मुझे फॉलो करते हैं कि मैम हमारे राइट से आता, लेफ्ट से नहीं आता, हमारा लेफ्ट से आता, आपके दोनों पैर से कैसे आता? तो मैंने कहा देखो मेहनत करनी पड़ती है, तुम भी करोगे आ जाएगा। आपके आदर्श कौन रहे? जी, मेरी आदर्श पहली तो मेरी माँ है। क्या बात। हाँ, इसलिए क्योंकि वो अपने टाइम पे पढ़ना चाहती थी, बट जैसे होता है ना घर की चीज़ों के, तो वो पढ़ नहीं पाई। तो दिन प्रतिदिन जो उनका बोलना होता था कि मेरी एक ही बेटी है, वो पढ़ ले, तो मेरा भी दिमाग में हमेशा ऐसे रहता था कि नहीं मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, मतलब इतना करना है कि मेरी मम्मी खुश रहे। तो इतनी जो मैंने मेहनत की, मैंने तो उनको ये रहता था कि कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है, तो टाइम पे खाना, टाइम पे सब कुछ। और फिर मेरा बस ये होता कि मैं घर आई और घर बस नाम का, उसके बाद तो इतने काम होते थे यहाँ पर भी कि मैं सीधा उसी काम के लिए निकल जाती। तो इवन मेरा भाई भी वायलिनिस्ट है। ओके। हाँ, मतलब पूरी तो फैमिली टैलेंटेड है। तो वो कभी कभी नाराज़ हो जाता था कि दीदी तुम आती हो, तुम समय नहीं देती हो घर में। तो मुझे, और मेरे क्या था ना सचिन जी, की एक जुनून था, मुझे लगता था कि जो टाइम अभी मुझे मिला है वो मैं फ्यूचर में नहीं जानती कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी के कथक में कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ सुधार की जरूरत है? देखिए, कथक ऑलरेडी बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। उसके अगर डेप्थ में जाइए तो आपको बहुत चीज़ें, जैसे होता है ना समुद्र के तल पे कुछ नहीं मिलता हमको, हम जब तक उसकी डेप्थ में ना जाएं। तो डेप्थ में जाइए। अगर जो लोग इसे लाइफ टाइम के लिए अपना रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे प्रयोग मत करिए जिसको देख के आने वाली पीढ़ी फॉलो करें, Okay. क्योंकि मैंने खुद भी कभी नहीं किया। जैसे मैं मैम, अभी, कैसे प्रयोगों के बारे में आप कहना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि मैं अभी नाट्यशास्त्र की बात कर रही थी, तो इन ग्रंथों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जो हमारे 8 रस हैं, रसों के अनुसार किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, या हम किस पात्र को निभा रहे हैं तो उन पात्रों के अनुसार हमें किस तरह के कलर्स के प्रयोग करने चाहिए और किस तरह से वेशभूषा धारण करनी तो चाहिए। मैम रस तो 9 है ना? हाँ, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा लोगों में। देखिए, नाट्यशास्त्र बहुत पुराना ग्रंथ है और उसमें हमें 8 रस की ही व्याख्या मिलती है। Okay. बाद में जो नवा रस है वो शांत रस है, जिसको बाद में लोगों ने जोड़ा। उसके बाद 11 हो गया क्योंकि भक्ति और वात्सल्य भी जुड़ गया। तो ऐसे करके रसों का जो एक संख्या है वो बढ़ती चली गई। फिलहाल माना 8 ही जाता है, फिर बाद में 9 एक शांत रस को जोड़ा मतलब गया। इतनी नॉलेज पीएचडी करने के बाद ही आ सकती है, नहीं तो मुझे तो रस के नाम पे गन्ने का रस पता है बस। इतना ही काफी है। और वो भी बहुत अच्छा रस है, हाँ, हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत ही टेस्ट। तो हम वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं और वेशभूषा क्या पहन रहे हैं, तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तो मैम हमारी अभी ये गलत हो रहा है? कुछ कुछ जगह मैं इस बीच देख रही हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैम कैसे, हमें बताइए जरा। जैसे कि मैंने बोला कि
भक्ति दिखा रहे हैं, वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब छोटी सी बात है, कृष्ण वंदना कर रहे हैं, तो कृष्ण वंदना कर रहे हैं तो हम पीताम्बर थोड़ा धारण करते हैं। किसी भी अगर हम बाल कृष्ण बना रहे हैं तो हम उसे पीताम्बर ही पहना के मंच पे लाते हैं, है ना, ताकि वो कृष्ण लगे। मोर पंख लगाते हैं क्योंकि कृष्ण मोर पंख प्रयोग करते थे मुकुट के रूप में। और बहुत सारी बांसुरी, है ना। अब ऐसा तो प्रयोग हम नहीं करेंगे कि उनको बांसुरी की जगह गिटार दे देंगे, है ना, वो कृष्ण नहीं होंगे। ये सोचने वाली बात है। तो ये वेशभूषा में क्यों प्रयोग कर रहे हैं इसे हम? जैसे श्री रामचंद्र, अगर उनका हम भजन प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम उनसे संबंधित ही कोई ऐसी वेशभूषा पहनेंगे ना कि वंदना दिखे। हम कपड़े काले रंग के पहन ले रहे हैं और हम भजन दिखा रहे हैं, है ना। मतलब कहने का मेरे काले रंग से कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कलर है। अभी सचिन जी ने भी पहना, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम कंट्रास्ट पे ध्यान देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड हमारा ऑलमोस्ट स्टेज का क्या होता है, ब्लैक एंड ब्लू होता है, वो डार्क है। हमें हमेशा वेशभूषा लाइट फिर रखनी चाहिए। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, डेली रूटीन में भी अगर हम कॉम्बिनेशन पहनते हैं तो लाइट और डार्क का ही पहनते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे जो दोनों शायद डार्क हो, लेकिन समटाइम्स। ज्ञान का भंडार है आपके अंदर, बिल्कुल थोड़ा बहुत। और हमें तो मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। स्पेशली आपके माध्यम से मैं जो बातें कहना चाहती थी वो मैं कह पाई, इसके लिए थैंक यू सो मच सचिन जी। तो सचिन जी का जो चैनल है झंपाट लौंडा, आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।